नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2020 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं: फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, JEE नीट दोनों के प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सीट दी जाती है और डाउट का सोल्यूशन भी होता है। तो फुल चैप्टर रिवीजन और हमारा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन ये हमारे यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। जहां तक बात रही ऑनलाइन टेस्ट की और ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट की, ये दोनों हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। मात्र 300 रुपए देकर आप सारे नए, पुराने और अपकमिंग टेस्ट दे सकते हो। प्रैक्टिस सीट आपको ऐप में मिल जाएगी, ये भी फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को लॉगिन कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला, हमारा जो मोबाइल ऐप है केमिस्ट्री पेज, उसमें आपको सारी चीजें मिलने वाली है। ऑनलाइन टेस्ट वहां पर होंगे, DPP आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों टाइप के, रिजल्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है नीट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 2005 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे और चैप्टर होगा इक्विलिब्रियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2020 के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज, वाटर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। अब यहां पर बोल रहा है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc 2 into 10 की पावर 13 at 300 Kelvin, the value of delta Rg naught at the same temperature will be। delta Rg naught की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो बच्चों देखिए, यहां पर एक फॉर्मूला आपको लगाना है और फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुटअप कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट, इसको हम डेल्टा Rg नॉट भी बोल सकते हैं, प्लस RT/LNQ, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम, तो जो है डेल्टा G वहां पर 0 हो जाता है। तो जो हमारा Q है वो किसके बराबर हो जाएगा? Kc के बराबर हो जाएगा। तो आप दोबारा सा रिएक्शन लिखिए, 0 इक्वल टू डेल्टा Rg नॉट प्लस RT/LNKc। अब इस डेल्टा Rg को इधर ले आइए, डेल्टा Rg नॉट इक्वल टू, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस RT/LNKc। अब क्या करो बच्चों, RT और Kc की वैल्यू आप नोट कर लीजिए। तो डेल्टा Rg नॉट इक्वल टू माइनस, R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8.314 जूल मोल माइनस 1 केल्विन माइनस 1, ठीक है, इनटू T की वैल्यू कितनी है? 300 केल्विन, 300 इनटू ये ln है और यहां पर Kc की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 13। तो बच्चों, ये किसके साथ मैच कर रहा है? ए वाले ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इन 0.1 m NaOH, और आपको दे रखा है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15। तो चलिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करते देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकल हाइड्रोक्साइड। तो ये जब आयोनाइज्ड होगा, ये बनाएगा निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2OH माइनस। अच्छा, मान लिया जाए कि इसकी सॉल्युबिलिटी है S, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी कितनी होगी? S, और इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 2S, यही है। अब NaOH की बात करें तो NaOH किस तरह से टूटेगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, है ना। और NaOH की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है 0.1 मोल, तो यहां पर भी 0.1 मोल होगी, यहां पर भी 0.1 मोल होगी। तो बच्चों, यहां से देखो हम OH की कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर जो OH है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, लेकिन
ये वाला OH भी उसमें इन्वॉल्व है, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 2s। क्लियर। अब देखिए बच्चों, जब हम निकल हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो OH बनता है और NaOH में भी OH बनता है, लेकिन जो NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस का आयोनाइजेशन 100% होता है, जबकि ये वाला कंपाउंड जो है इसका आयोनाइजेशन 100% नहीं होगा और लगभग 5%। तो बोलने का मतलब यह 0.1 के मुकाबले 2s कुछ भी नहीं है, यानी 0.1 इज मच मच मोर लार्जर देन 2s। इसीलिए हम इन दोनों की जगह में क्या लिख सकते हैं, ओनली 0.1। अब आगे आइए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड विल बी निकल 2 प्लस इंटू OH माइनस और 2। क्लियर। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इक्वल टू, निकल की सॉल्युबिलिटी हमें निकालनी है S और इंटू OH हमें दे रखा है 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब S इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 बाई 0.1 इंटू 0.1 और ये निकल के आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 13 मोल पर लीटर। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहां पे दिख रहा है बच्चों, ये है ए वाला, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। इक्विलिब्रियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, केमिकल एंड आयनिक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का हम करने वाले हैं नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। तो बच्चों इसमें आपको ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट आपको ज्यादा ध्यान में रखने हैं। तो चलो बच्चों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो 2019 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, 2019 में आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया, तो उसको जब मैं कराऊंगा तब मैं आपको 2019 वाला भी करा दूंगा। पहले बात करते हैं 2018 में एक इजी सा क्वेश्चन पूछा है और शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने किसी और प्रीवियस ईयर में पहले करा दिया है, चलो फिर भी देख लेते हैं। यहां पर पूछा है कि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है A2 प्लस B2 और क्या बना रहा है बच्चों, X2 गैस बना रहा है और जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक है। तो सीधी सी बात, ली चैटलियर कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, आज मैंने वीडियो पोस्ट किया है उसमें आपने देखा होगा कि जब कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो बच्चों टेम्परेचर क्या है, कम रखना पड़ता है। तो कम टेम्परेचर में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर का तो काम हो गया, लो टेम्परेचर। दूसरा प्रेशर का इफेक्ट दिखना हमने, तो ली चैटलियर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो बच्चों रिएक्टेंट में टोटल मोल है 2, प्रोडक्ट में टोटल मोल है 1, इसका मतलब रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने से राइट हैंड डायरेक्शन में आएगी। तो अगर हमें X2 ज्यादा बनाना है तो लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा सी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ऐसा किसमें होता है, अमोनिया की फॉर्मेशन में भी बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 2017 में पूछा गया है, 2007 में भी पूछा गया है। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 रिएक्शन है जिनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर दे रखे हैं K1, K2 एंड K3। ठीक है, और आपको ये जो नई रिएक्शन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता करना है। तो अब हम इन तीनों रिएक्शन की मदद से ये नई रिएक्शन बनाने वाले हैं। देखो कैसे, सपोज मैं K1 को इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, K2 को इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं, K3 को इक्वेशन 3 नाम दे देता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, रिवर्स द इक्वेशन 1। क्या करेंगे, तो बच्चों जब हम इक्वेशन 1 को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 2NH3 3H2 प्लस N2, ये रिवर्स होगी। तो इसके लिए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा बच्चों 1/K1, है ना। जब रिवर्स करते हैं तो इस तरह नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, देखो स्टेप 2 में हम करने वाले हैं जो इक्वेशन 3 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है,
तो जब हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या आएगी, 3H2 प्लस 3/2O2, और यहां हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3H2। ठीक है, तो इसके लिए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा K3 की पावर 3, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने से वो पावर बन जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को लाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में ऐड इक्वेशन 2, ये जो बची है इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, जो हमने दो नई बनाई है और जो दूसरी वाली पुरानी थी। ठीक है, तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था, K2। ठीक है, और जब भी हम ऐड करते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं हमेशा, K2 इंटू 1/K1 इंटू K3 की पावर 3। तो बच्चों यहां पे आंसर हो जाएगा K2 K3 की पावर 3/K1, यानी B विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, if the value of an equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 into 10 की पावर 12, then at equilibrium the system will contain। तो जैसा मैंने आपको बताया था बच्चों, जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है यानी Kc, जो Kc की वैल्यू है न्यूमेरिकल में, वो डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट ज्यादा है कि रिएक्टेंट ज्यादा है। ठीक, और जैसा हमने आपको बताया था कि जो Kc होता है वो किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यहां पे बच्चों जो K है वो किससे ज्यादा है, K की वैल्यू यहां पर है 1.6 इंटू 10 की पावर 12, मतलब K इज मच मोर देन 10 की पावर 3। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट फेवरेबल है, क्योंकि Kc जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बताता है, तो Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 3 से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। पहले आप रिएक्शन लिखो N2 प्लस O2। अच्छा, इनकी मैं फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहा हूं ना, समझाने के लिए बस 2NO, और इसके लिए बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। तो बच्चों देखो, अब हमें जब इससे ये वाली रिएक्शन बनानी है तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी। देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो जब ये 2 से डिवाइड होगी तो क्या होगा, 1/2 N2 प्लस 1/2 O2, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, NO हो जाएगा। तो बच्चों जो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc डैश, वो पुराने के स्क्वायर रूट के बराबर होगा, पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, K1/2। तो बच्चों आंसर हो जाएगा A। तो जब डिवाइड करते हैं तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं, या 1/2 लगा लो आप पावर में। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। अमोनिया बनाना है आपको और यहां पर हीट निकल रही है, यानी दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्लियर, अब पूछा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें करना है, तो क्या चीजें हमें करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, देखो सीधी सी बात है, अगर डी वाला ऑप्शन देखें, देखो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ली चाटलियर कॉन्सेप्ट, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल कम है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है। और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर घटाएंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा और प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। पहला वाला ऑप्शन देखो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बच्चों रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, प्रेशर कम तो कर नहीं सकते हैं। तीसरा, बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो वापस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो सारे ऑप्शन चेक करने से कंक्लूजन क्या निकलता है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू दे रखी है इतनी और इस रिएक्शन के लिए हमें KSP निकालना है। ठीक है बच्चों, R की वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो आपको फॉर्मूला मालूम है डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KSP। क्लियर? तो बच्चों देखो यहां पर जो डेल्टा G नॉट की वैल्यू है वो कितनी है 63.3 किलो जूल को जूल में चेंज करना है 63.3 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है टी की कितनी होती है बच्चों, यहां पर टी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी जो टी है वो केल्विन में कितना होगा 298 केल्विन। क्लियर? आर की वैल्यू हमें दे रखी है 8.314 और अब क्या चाहिए आपको लॉग KSP निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट अप करो 63.3 इंटू 10⁻³ इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.314 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 298 लॉग KSP। तो बच्चों जो लॉग KSP है वो कितना आएगा, ये डिवाइड बाई पूरी की पूरी वैल्यू ए, तो यहां पर आने वाला है ये माइनस 11.09। और बच्चों जब आप KSP की वैल्यू निकालोगे तो हम क्या करेंगे यहां पर KSP इक्वल टू एंटी लॉग किसका माइनस 11.09 का। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा यहां पर 8.0 इंटू 10⁻⁻12। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो बच्चों यहां रिएक्शन में क्या है MnO4-2, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है Mn का +6। तो जो Mn है वो MnO4 और MnO2 बना रहा है। MnO2 में ऑक्सीडेशन नंबर है +4, MnO4 में हो गया +7। इसका मतलब इस MnO4 का डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। अब ये बोल रहा है आपको कि द रिएक्शन कैन गोज टू कंप्लीशन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें ले जानी है, तो OH को रिमूव करना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा इनमें से। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो रिएक्शन है वो न्यूट्रल मीडियम में हो रही है क्योंकि यहां पर वाटर ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर एसिड मिलाते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड जो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो बच्चों रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में जो MnO4 है वो MnO4-2 में कन्वर्ट होता है। इस चीज का ध्यान रखना, MnO4- कन्वर्ट इनटू MnO4-2- इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो देखो HCl एज ए एसिड और SO2 एज ए एसिड, ये दोनों जो है HCl तो एसिड है ही, SO2 क्या करेगा वाटर के साथ मिलकर एसिडिक कंडीशन पैदा करेगा, तो ये दोनों रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन से हट जाते हैं। अब बच्चा हमारे पास KOH, अगर आप बच्चों आप KOH मिलाओगे तो OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो अगेन रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो लास्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन बता है सी, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो CO2 यहां पर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। और वैसे भी बच्चों हमारे पास जो CO2 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो यहां पर ये MnO4-2 से MnO2 और MnO4- बनाने के काम आता है। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है और यहां पर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज लेस देन 0, यानी जो डेल्टा H है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब डेल्टा H क्या है माइनस है, और डेल्टा होने का मतलब एक्सोथर्मिक। क्लियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है XY4 तो क्या करना पड़ेगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बच्चों हमेशा जो टेम्परेचर है वो कम रखना पड़ता है, और यहां पर प्रेशर का देख लेते हैं ना, तो रिएक्टेंट के टोटल मोल कितने हैं 1 और 4, टोटल 5 मोल रिएक्टेंट के पास है और केवल 2 ही मोल प्रोडक्ट के पास है। यस, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। तो लो
टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या पूछा है। एक रिएक्शन दे रखी है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और दूसरी रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। अब ये बोल रहे हैं कि हमें ये वाली रिएक्शन चाहिए, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होने वाला है। तो पहले दोनों रिएक्शन लिख लेते हैं। N2 प्लस O2। मैं इनकी फिजिकल कंडीशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, केवल समझाने के लिए फटाफट। 2NO। तो इसके लिए बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूं। और दूसरी हमारे पास है 2NO प्लस O2। तो यहां पर आ रहा है बच्चों 2NO2, दिस इज इक्वेशन 2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। क्लियर। आगे देखो, अब हमें ये रिएक्शन वाली चाहिए, ठीक है। तो बच्चों स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो होगा K1 इंटू K2। अच्छा, कई बार ऐड भी बोल लेते, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो जो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया वो आ गया K डैश, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब बच्चों जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो नई इक्वेशन हमें कौन सी मिलेगी, जो नई इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी N2 प्लस 2O2 और ये मिलेगा हमें 2NO2। तो ये हमारे पास K डैश वाली इक्वेशन आ गई, जिसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो इक्वेशन हमें मिली है। क्लियर हो गया। तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो बच्चों अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन 3 बाई 2। तो जब हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 1 बाई N2 प्लस O2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास NO2। वो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों वो हो जाएगा अंडर रूट K डैश, यानी अंडर रूट K1 K2। और बच्चों आप देखो अभी हमें ये इक्वेशन नहीं मिली है, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, रिवर्स द न्यू इक्वेशन जो हमें मिली है अभी वो वाली न्यू इक्वेशन को मैं नंबर 4 दे देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 4 का हम रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करने से हमें डायरेक्ट ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बाई 1 से। इसको हम कहते हैं 1 बाई K1 K2 1 बाई 2। तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल। तो Kc और Kp के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो Kp होता है वो Kc और RT की पावर डेल्टा n, ये इक्वेशन होती है Kp और Kc की भी जो रिलेशन होता है, ठीक है। तो बच्चों जब डेल्टा n 0 होगा तभी जाके हमारा Kp Kc के बराबर होगा। और डेल्टा n 0 कब होगा, जब प्रोडक्ट के गैसियस मोल रिएक्टेंट के गैसियस मोल के बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो चेक करो, ये क्या पूछा है, नॉट इक्वल है ना। तो पहली कंडीशन में देखो रिएक्टेंट के मोल 2 हैं, प्रोडक्ट के मोल भी 2 है, यस ये तो इक्वल होगा। दूसरा देखो SO2 NO2 टोटल मोल 2 हैं, यहां भी टोटल मोल 2 है, ये भी इक्वल होगा। H2I2 2 मोल रिएक्टेंट 2 मोल प्रोडक्ट, ये भी इक्वल होगा। यहां देखो बच्चों एक सॉलिड एक गैस, यहां पर गैस के केवल एक ही मोल है, यहां पर प्रोडक्ट में गैस के 2 मोल है। तो यहां पर देखो N2 ज्यादा है बजाय N1 के, तो कभी भी Kp और Kc बराबर नहीं हो सकता। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिडिक एसिड एंड HCN एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इतना और इतना दे रखा है। तो इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि HCN का जब डिग्रेडेशन होता है तो वो कैसे टूटता है। ये टूटता है H प्लस और Cn माइनस में, और इसके लिए जो K1, चलो मैं इसको K1 मान लेता हूं, ये दे रखा है बच्चों हमारे पास
5 इंटू 10 की पावर -10। क्लियर? इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा हमारे पास एसिडिक एसिड, तो CH3COOH, और इसको कैसे डिग्रेड करेंगे, CH3C और H+। क्लियर? इसको मान लो आप K2, इसके लिए जो 1.5 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों को तोड़ मरोड़ के ये वाली इक्वेशन लानी है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, स्टेप 1 देखो, इनवर्स द इक्वेशन 1। तो जब बच्चों हम इनवर्स करेंगे इक्वेशन 1 का, तो हमें कैसी इक्वेशन मिलेगी, H प्लस Cn माइनस क्या हो जाएगा, HCN। तो जो नई इक्वेशन है बच्चों, उसके लिए ये इक्वेशन 3 बन गई। इसके लिए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा हमारे पास 1/K1। क्लियर? अब देखो बच्चों, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 बची है, इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 3। 2 और 3 वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 और 3 वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमें ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। क्लियर? तो अब जो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, K होगा बच्चों, वो कैसे होगा, देखो 1/K1 इंटू K2, यानी क्या हो जाएगा, K2/K1। ठीक है, तो K2 हमारे पास कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर -5। K1 हमारे पास कितना है, 4.5 इंटू 10 की पावर -10। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 10 की पावर 5/3 इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर 4। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन दिस रिएक्शन is decreased by 1/4 times, the equilibrium concentration of Fe3 plus will increase। तो सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम को सेटअप करने के लिए अगर इसकी कंसंट्रेशन को आप कम करोगे तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे लिखा जाएगा, देखो K इक्वल टू Fe3 प्लस मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस, और ये 3 में हो जाएगा। सॉलिड की कंसंट्रेशन को बच्चों हम कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं दिखाते, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हमेशा फिक्स रहती है। अब देखो OH घट रहा है तो Fe को बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मान लेते हैं XY की पावर 3। FeX और Y 3 हो गया। क्लियर? इफ OH माइनस इज डिक्रीज्ड बाई 1/4 टाइम्स, तो क्या होगा, देखो बच्चों हमारे पास, टू कीप द K कांस्टेंट, K को कांस्टेंट करने के लिए F कितना इंक्रीज होगा, तो मैं यहां पर इक्वेशन लिख लेता हूं X डैश Y/4 की पावर 3 इक्वल टू XY3। क्लियर? ये आ जाएगा बच्चों XY3/64 इक्वल टू XY3। तो बच्चों हमारे पास X डैश है ना, ये तो X डैश इक्वल टू 64 इंटू X। तो इसका मतलब कि हमें X डैश यानी जो F की कंसंट्रेशन है उसको कितना टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 64 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा C। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 8.0। यहाँ पे Kc की वैल्यू दे रखी है, तो इस नई रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है बच्चों, देखो तो हमारे पास रिएक्शन है HI और इसको हम डिग्रेड कर रहे हैं 1/2 H2 प्लस 1/2 I2। ठीक है, और इसके लिए बच्चों जो Kc है वो 8.0 है। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक है, आप देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1/2। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई इक्वेशन हो जाएगी 2HI
और यहां हो जाएगा बच्चों H2 प्लस I2, सीधी सी बात है ना। तो हमारा जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा Kc का स्क्वायर। क्लियर, यानी हमारे पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 64। क्लियर, अब ये रिएक्शन हमें चाहिए, तो अब ये तो आए नहीं, तो बच्चों क्या करेंगे, इसको मान लो इक्वेशन 2। तो अब हम इक्वेशन 2 को रिवर्स करेंगे तो हमें ये वाली फाइनल रिएक्शन मिल जाएगी। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, रिवर्स द इक्वेशन 2। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, H2 प्लस I2, तो ये आ जाएगा 2HI, और ये बिल्कुल इसके जैसे है ना। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स का मतलब 1/Kc स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/64, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर CH4 का O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2 एंड वाटर बन रहा है। तो यहां पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी फॉल्स स्टेटमेंट आपको छांटना है। ठीक है, अब देखो पहला स्टेटमेंट है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर नॉट इक्वल। देखो यहां पर बच्चों H2O लिक्विड है, तो लिक्विड की कंसंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होती है, लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा देखें, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय Kp इक्वल टू CO2 बाय CH4 की कंसंट्रेशन O2 की कंसंट्रेशन। लेकिन बच्चों O2 के यहां पर कितने मोल है, 2 मोल है, तो यहां पर 2 आना चाहिए ऊपर, तो ये इन्होंने गलत इक्वेशन लिख दी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। सी वाला देखो, एडिशन ऑफ CH4 और O2, यानी रिएक्टेंट को ऐड करोगे तो रिएक्शन राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगी, ये भी सही है, यानी ट्रू है। और डी वाला ऑप्शन है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यस। तो ए सी डी ट्रू ऑप्शन है, लेकिन आपको छांटना क्या है, नॉट ट्रू, तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 14, इन द टू गैसेस रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पूछा है। तो अब आपको K1 और K2 के बीच रिलेशन ढूंढना है। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन के लिए मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूं। ठीक है बच्चों, देखो तो यहां पर क्या है कि अगर आप इक्वेशन 1 को रिवर्स करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप दोनों रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, आप देखो इक्वेशन 1 लिखो पहले, है ना, NO प्लस हाफ O2, तो बच्चों यहां पर हमें क्या मिल रहा है, NO2, इसको मैं लेता हूं K1। ठीक, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्स द इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 1 को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा NO2, और ये हो जाएगा हमारे पास NO प्लस हाफ O2। क्लियर, तो जब आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो वो आ जाएगी बच्चों 1/K1। तो अब देखो बच्चों, ये जो हमारे पास नई इक्वेशन मिली है, इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाई बाय 2NO प्लस O2। तो देखो ये रिएक्शन बिल्कुल इसके जैसे आ गई। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1/K1 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा K2 है वो 1/K1 के स्क्वायर के बराबर है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर देखिए एक रिएक्शन दे रखी है जिसके लिए रिएक्शन क्वोशेंट का इन्होंने एक्सप्रेशन दिया है NH3/N2 और H2। ठीक है, इसके लिए क्या बोल रहा है कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द राइट हैंड डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी जब Q और Kc के बीच क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों देखो, अगर यहां पर Q की वैल्यू Kc से कम होती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि Q की वैल्यू डायरेक्ट किससे डिनोट करती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। तो अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो आंसर होना चाहिए बच्चों हमारे पास डी, और ऐसा ही मैंने इक्वेशन आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा, देखिए यहां पर बेरियम परऑक्साइड किसमें टूट रहा है, बेरियम ऑक्साइड में और O2 में, और रिएक्शन में हीट कंज्यूम हो रही है, यानी एंडोथर्मी रिएक्शन है।
तो यहां पर पूछ रहा है इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन। तो बच्चों यहां पर जो प्रेशर ऑफ O2 है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा O2 की फॉर्मेशन होगी। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द इक्विलिब्रियम, यहां पर एक रिएक्शन दी है MgCO3 MgO और CO2। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों देखो, सॉलिड को कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखा जाता है। यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो बच्चों देखते हैं इस चैप्टर में पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और किन किन कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है, उनका इस्तेमाल करना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2019 में कॉन्जुगेट एसिड बेस से पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HFR। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस आपको पता करना है और दो एसिड आपके पास दे रखे हैं। देखिए बच्चों, तो हमारे पास है H2O और जब H2O का आप डिग्रेडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। ये OH माइनस इसका बेस होता है और H प्लस इसका एसिड होता है। क्लियर? तो H2O के लिए कंजुगेट बेस होगा OH माइनस। उसी तरह अगर मैं HF की बात करूं तो HF जब डिग्रेड होता है तो H प्लस एंड F माइनस में, तो HF के लिए कंजुगेट बेस होगा F माइनस। क्लियर? तो आंसर विल बी बी, OH माइनस एंड F माइनस आर कॉन्जुगेट बेस फॉर H2O एंड HF। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट बेस जब भी आपको ढूंढने हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसके पास एक प्रोटॉन की कमी हो, यानी वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला आयन। क्लियर? इसी साल दूसरा क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आया है। क्वेश्चन नंबर 2, पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच दिया है 9 और हमें क्या करना है, इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी है। क्लियर? तो पहले देख लेते हैं बच्चों, है ना। तो जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है और बेस का है पीएच दे रखा है 9। तो सबसे पहले हम बेस का OH निकालेंगे, यानी हम निकालेंगे POH और POH बराबर होता है बच्चों PKW और PKW की वैल्यू होती है 14 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो अब हमारे पास जो POH है वो आ गया 5। POH 5 का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास है 10 की पावर माइनस 5, ऐसा कुछ होता है। अब हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई है तो अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना आसान हो जाएगा। आप देखिए बच्चों, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किस तरह से डिग्रेड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2OH एक नेगेटिव, है ना। अच्छा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम S मान लें और इसको मान लें हम 2S। तो बच्चों ऊपर देखो, हमारे पास जो 2S है उसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, OH माइनस के बराबर, है ना। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 5। तो यहां पर जो S की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 10 की पावर माइनस 5/2। क्लियर? आप देखो S की जरूरत आपको कहां पड़ेगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आगे देखिए KSP इक्वल टू S इंटू 2S का ये होता है। तो S हमारे पास है 10 की पावर माइनस 5/2 इंटू 10 की पावर माइनस, तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 50। तो कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन? यस, डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह इसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक एसिड और एक बेस है HCl एंड NaOH, दोनों की हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है और डिफरेंट वॉल्यूम है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसका पीएच 1 आना चाहिए। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, यानी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए डी कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास जो एसिड और बेस है उनको हम आपस में मिलाएंगे, तो उनके पहले हमें मिली इक्विवेलेंट मालूम करते हैं।
तो सबसे पहले HCl के मिली इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे मोलरिटी। सो वॉल्यूम कितना है 75 ml और मोलरिटी कितनी है 1/5, तो ये बच्चों हो जाएगा 15। ये किसके लिए आएगा, HCl के लिए आएगा। NaOH के लिए कितना होगा 25 इंटू 1/5, इसके लिए हो जाएगा बच्चों 5। क्लियर, ये NaOH के लिए आया। अब टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना है हमारे पास 75 प्लस 25 इक्वल टू 100 ml। ठीक है बच्चों, इतना वॉल्यूम है। अब दोनों को मिलाएंगे तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो बचे हुए मिली इक्विवेलेंट हमें मालूम करने हैं। तो बचे हुए मिली इक्विवेलेंट कैसे मालूम करेंगे, 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, ये 10 मिली इक्विवेलेंट हमारे पास बच जाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, NaOH के कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो बचे हुए इक्विवेलेंट होंगे वो एसिड के इक्विवेलेंट होंगे। तो 10 इक्विवेलेंट हमारे पास एसिड के बच गए। बचे हुए मिली इक्विवेलेंट को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी जो होगी 0.1, यानी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम pH में लिखना चाहे तो pH कितना हो जाएगा बच्चों इसका 1, क्योंकि इसको हम ऐसा लिखते हैं 10 की पावर -1, बात खत्म हो गई। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बच्चों 3rd। ठीक है, बाकी सबको ऐसे कर सकते हो तो डिफरेंट डिफरेंट उसका pH आएगा। इसी साल ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास। क्या पूछा है देखिए, यहाँ पर एक सॉल्ट है BaSO4 और उसका जो सॉल्युबिलिटी दे रखी 2.42 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर में दे रखी है, और इसका हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम कर BaSO4। ठीक है, कैसे डिग्रेड होगा Ba+2 एंड SO4 -1। ठीक है, ये S, ये भी S। अब बच्चों देखो, S का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, तो S कितना दे रखा हमें 2.42 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर में दे रखा है, लेकिन हमें वैल्यू क्या मालूम करने हैं, मोल पर लीटर में मालूम करना। तो बच्चों हम इसको मोल पर लीटर में कैसे निकालेंगे, 2.42 इंटू 10 की पावर -3 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 233, तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 1.04 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर, है ना। यह तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी हमने मोल पर लीटर में निकाल दिया। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे, KSP इक्वल टू हो जाएगा बच्चों S स्क्वायर, है ना। तो S हमारे पास कितना आया 1.04 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर, तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 1.08 इंटू 10 की पावर -10, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा C। अब बात करते हैं 2017 के आगे के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन Ag2C2O4। तो Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने दे रखी है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है, और इसका हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करना है। वही कहानी दोबारा से हो गई। देखिए बच्चों, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, Ag2C2O4 और इसका डिग्रेडेशन होगा 2Ag प्लस एंड C2O4 2 माइनस, ऐसा। ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास 2S और ये हो जाएगा हमारे पास S। क्लियर, ठीक। अब देखिए यहां पर जो है Ag की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो 2S इक्वल टू Ag की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू कितना है 2.2 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर, तो यहां पर बच्चों S हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर, तो S और 2S हमें मालूम चल गया है। अब डायरेक्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो KSP इक्वल टू 2S का स्क्वायर इंटू S, और 2S कौन सा हमारे पास बच्चों 2.2 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर, अब जब इसको आप सॉल्व करो
तो ये निकल के आ जाएगा 5.3 इंटू 10 की पावर -12। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। क्लियर। दो हमारे पास सॉल्ट है MyNNY3 और इनके लिए जो KSP की वैल्यू है वो लगभग सेम है, दे रखी है। और इसमें पूछा है कि बच्चों कौन सा स्टेटमेंट दोनों सॉल्ट के लिए सही होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्ट है My और जब My डिग्रेड होता है तो M+NY माइनस, तो ये हो गया S, ये हो गया S। तो बच्चों इसके लिए जो KSP होगा वो होगा S²। ठीक है, तो S इक्वल टू हो जाएगा √KS। क्लियर। अभी निकालेंगे। दूसरे के लिए कैसा हो जाएगा हमारे पास NY3 और ये हो जाएगा हमारे पास N++3Y माइनस, ये S, ये 3S। इसके लिए जो KSP होगा वो S इंटू 3S का क्यूब होगा। क्लियर। और इसको हम बच्चों ऐसे भी ले सकते हैं 27S की पावर 4। क्लियर। अब देखिए बच्चों, पहले वाले के लिए My के लिए हमारे पास KSP कितना है दे रखा है। देखिए KSP की वैल्यू दे रखी है 6.2, तो इसका हम करेंगे √6.2 इंटू 10 की पावर -13। तो बच्चों इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारे पास 7.78 इंटू 10 की पावर -7। ये इसकी सॉलिबिलिटी होगी, किसकी, My की। और इसके लिए कैसा आएगा बच्चों, देखिए इसके लिए आएगा हमारे पास S इक्वल टू √ और यहां पर रखेंगे 4 और ये हो जाएगा KSP/27। ठीक है, तो KSP की वैल्यू कितनी है 6.2 इंटू 10 की पावर -13/27 और इसके बाहर आप लगा दो 4 √ है। तो बच्चों ये निकल के आता है 3.89 इंटू 10 की पावर -4। तो देखिए बच्चों यहां पर ये जो हमारे पास My है इसकी सॉलिबिलिटी कम है और जो हमारे पास NY3 है इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ My इज लेस देन द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ NY3। ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों, कई बार लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा टीडियस हो जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन टाइम लेगा तो आपको ये सोचना है कि हमें ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। द परसेंटेज ऑफ pyridine that form pyridinium ion in a 0.1 m aqueous pyridine solution। तो यहां पर pyridine का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, क्योंकि हम वहीं से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाले कितना परसेंट ये डिसोसिएट हुआ है। क्लियर। और हमें Kb की वैल्यू भी दे रखी है। तो सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये हमारे पास pyridine है और pyridine जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक pyridinium आयन बनाता है इस तरह से, है ना बच्चों। और ये प्लस हो जाएगा 1 2 प्लस OH माइनस। अब देखिए बच्चों, जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। और इस तरह की इक्वेशन के लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है Kb/C कॉन्सेंट्रेशन। Kb क्या हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। क्लियर। तो वो दे ही रखा यहाँ पर। तो आगे इसको सॉल्व करने से आ गया √ Kb की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.7 इंटू 10 की पावर -9 और बच्चों कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 1.32 10 की पावर -4। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। लेकिन अब हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ अल्फा इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 100। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 0.013%। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा देखिए,
AgCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दे रखा है और बच्चों हमें इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है किस सॉल्यूशन में, 0.1 m NaCl सॉल्यूशन। क्लियर? तो देखो यहां पर तो NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो इसकी भी 0.1 होगी, इसकी भी 0.1। क्लियर? AgCl में Ag प्लस और Cl माइनस, AgCl में NaCl डालेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो Cl की सॉल्युबिलिटी प्लस NaCl वाले Cl की सॉल्युबिलिटी के ऐड होने से आएगी, यानी जो टोटल सॉल्युबिलिटी होगी वो दोनों Cl की सॉल्युबिलिटी के बराबर है। अब AgCl की सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूं तो AgCl की सॉल्युबिलिटी के लिए अगर मैं इसको Ag को S मान लूं, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो Cl की सॉल्युबिलिटी भी कितनी होनी चाहिए, S होनी चाहिए, लेकिन ऊपर उस 0.1 है तो S प्लस 0.1 ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो AgCl के लिए KSP है, KSP उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, S इंटू S प्लस 0.1। ठीक है, पहले S स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है Cl की कॉन्सेंट्रेशन जो है Na की वजह से भी NaCl की वजह से भी आ रही है। अब KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इक्वल टू S प्लस 0.1। क्लियर? पर आ जाएगा S स्क्वायर प्लस S 0.1। अब देखिए बच्चों, जो AgCl है उसकी सॉल्युबिलिटी NaCl के मुकाबले कुछ भी नहीं है, यानी NaCl ज्यादा सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू AgCl। तो यहां पर बच्चों जो S है वो, यानी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl है, इट इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू 0.1। हेंस S स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो जो हमारे पास अब नई इक्वेशन आई वो होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इक्वल टू S इंटू 0.1। तो बच्चों हमारे पास जो S निकल के आ जाएगा वो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मोल पर लीटर, है ना। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा है बच्चों, ये पूछा है कि यहां पर इन कंपाउंड में से लीविस बेस कौन होगा। लीविस बेस वो कंपाउंड होते हैं जो बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास होता है, सल्फर के पास, फास्फोरस के पास, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास। कभी भी जो है कार्बन और बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों अगर सारे ऑप्शन को आप देखोगे तो PF3 विल बी द आंसर, क्योंकि फास्फोरस के पास यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है, तो ये लीविस बेस की तरह काम करेगा। बाकी किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा, देखिए यहाँ पर 4 सॉल्ट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सबका यहाँ पर KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दे रखा है, ये सब दे रखा है। ठीक है, अब ये पूछा है कि इनके सॉल्यूशन में अगर हम AgNO3 ऐड करें तो सबसे कम लीस्ट प्रेसिपिटेट होने वाला कौन सा सॉल्ट होगा, और सबकी मोलरिटी इक्वल है। अब देखिए बच्चों, सबसे कम प्रेसिपिटेट उसी सॉल्ट का होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए Ag2CrO4 के लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इस तरह Ag2CrO4 का डिग्रेडेशन होगा, KSP इक्वल टू 4S क्यूब होगा, और KSP की वैल्यू हमारे पास 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 दे रखी है। तो इसके लिए बच्चों S का जो फॉर्मूला होगा वो 3 और अंडर रूट KSP बाई 4 होने वाला है। सिंपल सी बात है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.65 इंटू 10 की पावर माइनस 4। AgCl के लिए होगा S इक्वल टू अंडर रूट KSP, और KSP की वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी इतनी आ जाएगी। इसी तरह AgBr के लिए भी सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 0.71 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसी तरह बच्चों AgI के लिए भी सॉल्युबिलिटी हमने निकाल दी। अब देखो सबकी सॉल्युबिलिटी हमें मालूम है, AgI की, AgBr की, AgCl की और Ag2CrO4। यहां पर देखिए सबसे ज्यादा जो सॉल्युबिलिटी है वो किसकी है, Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। देखो -4 में आ रहा है, बाकी सबका किस में आ रहा है, -5 और -8।
तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है बच्चों? Ag2CrO4 की। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है तो इसका प्रेसिपिटेशन सबसे लीस्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा है। सेम कॉन्सेप्ट ऐसे मैंने आपको अभी बताया था। सॉल्यूशन का पीएच पूछा है जब हमारे पास 0.1 मोल NaOH और 0.01 मोल HCl मिक्स करते हैं। ऐसा ही कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के मिली इक्विवेलेंट मालूम करेंगे। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट फॉर NaOH के लिए क्या होगा? वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों देखो यहां पर वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, तो NaOH के लिए मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे? 0.1 इंटू 1 इक्वल टू 0.1। तो HCl के लिए कितने होंगे यहां पर बच्चों? 0.01 इंटू 1 इक्वल टू 0.01। क्लियर? तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट आ गए। अब हम क्या करते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो बचे हुए मिली इक्विवेलेंट हम मालूम करेंगे। तो 0.1 माइनस 0.01 इक्वल टू 0.09 मिली इक्विवेलेंट बच जाएंगे। और वो किसके बचेंगे बच्चों? बेस के बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डिवाइडेशन करेंगे किससे? टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 2, क्योंकि V1 क्या था? 1 और प्लस V2 क्या था? 1 था, तो टोटल वॉल्यूम 2 आया। ठीक है बच्चों, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 0.045। ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी OH माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमने इसका पीएच निकालना है, लेकिन हमारे पास क्या है? OH की कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे POH। तो बच्चों POH बराबर होता है माइनस लॉग OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास है माइनस लॉग कितनी है बच्चों? 0.045। क्लियर? ठीक है, तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 1.35। तो POH कितना हो गया? POH इक्वल टू 1.35। अब pH निकालना आसान हो जाएगा। 14 माइनस 1.35 इक्वल टू 12.65। तो बच्चों आंसर हो गया ए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये बफर से क्वेश्चन आया है। क्या पूछा है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सोल्यूशन इज नॉट ए एसिडिक बफर। तो बच्चों बफर होते हैं एक वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3COOH प्लस, ये वीक एसिड है। अगर मैं एसिडिक बफर की बात करूं तो, और इसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट यानी वो हो जाएगा CH3COONA। क्लियर? तो वीक एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका सॉल्ट होना चाहिए। लेकिन बच्चों यहां पर देखिए ये नॉट पूछ रहा है ना, तो ये वीक एसिड और ये सॉल्ट ये है, ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, तो ये सारे के सारे वीक एसिड है यहाँ पर। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहाँ पर जो HClO4 है, HClO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड बफर सोल्यूशन नहीं बनाते, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच। पीएच अगर ज्यादा होगा इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा बच्चों? बेसिक होगा, सीधी सी बात है। तो अगर आप सारे सॉल्ट को देखोगे, अगर KCl को देखोगे तो KCl को अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो KCl क्या बनाएगा बच्चों? K प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर K क्या बनाएगा? आगे जाके KOH बनाएगा और Cl क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा, यानी pH 7 होगा। NaCl का सोल्यूशन भी न्यूट्रल होगा, तो pH 7 होगा। ठीक है, Na2CO3 देखो यहाँ पर जो डिग्रेड होगा वो होगा बच्चों Na यानी 2Na प्लस एंड CO3 माइनस माइनस में, और 2Na आगे जाके क्या बनाएंगे? NaOH बनाएंगे, और CO3 माइनस माइनस क्या बनाएंगे? H2CO3 बनाएंगे आगे जाके, जब हम इसको वाटर में सॉल्युबल करेंगे। ये बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 इज वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में स्ट्रेंथ किसकी है? बेस की ज्यादा है। तो अगर बेस की ज्यादा है तो बच्चों जो पीएच होगा वो भी ज्यादा होने वाला है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। और डी की अगर हम बात करें तो डी में SO4 आयन होने की वजह से H2SO4 बनने के चांस ज्यादा है,
जिसमें पीएच कम हो जाएगा। तो ले दे के आंसर क्या आएगा? सी 10। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले अगर हमारे पास एक ही नॉन मेटल का एसिड होता है, जैसे H2SO3, देखो है ना, H2SO3 और दूसरा है H2SO4। ठीक है, नॉन मेटल कौन है यहाँ पर? सल्फर है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन पता करेंगे। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों +6, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होता है +4। ठीक, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा, तो ये H2SO4 ज्यादा एसिडिक होगा बजाय H2SO3 के। क्लियर? तो ये तो गया काम से, है ना। अब बात करते हैं HClO3 एंड HClO4। यहां पर भी ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेप्ट, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +7, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +5। क्लियर? इसका मतलब HClO4 इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बी वाला ऑप्शन भी कट गया। अब देखो बच्चों, HClO4 और H2SO4 में से कौन होगा? यहां पर देखो अलग अलग नॉन मेटल है, एक यहां पर सल्फर है और यहां पर क्या है, क्लोरीन है। जब दो अलग अलग नॉन मेटल का ऑक्सो एसिड होता है तो बच्चों हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम उसका एसिडिटी डिसाइड करेंगे। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बजाय सल्फर के, इसीलिए HClO4 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग। तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? और वैसे भी इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर पूछा है बच्चों, लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज ए लीविस बेस, यानी सबसे कमजोर लीविस बेस कौन होगा? सीधी सी बात, हमें लीविस एसिड ढूंढना है। लीविस बेस वो कंपाउंड होते हैं जिनमें लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो CO के पास भी लोन पेयर है, F के पास भी लोन पेयर है, PF3 के पास भी लोन पेयर है, केवल BF3 के पास ही लोन पेयर नहीं है। तो BF3 यहां पर जो है लीविस एसिड की तरह काम करेगा, ना कि लीविस बेस की तरह। तो सबसे बुरा लीविस बेस होगा, यानी सबसे अच्छा लीविस एसिड होगा। क्लियर? 12 की तरफ आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 13 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं और उनके कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। 13 ग्रुप का एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर? बोरॉन। तो अगर आप डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पर जो है बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी केवल 3 ही बॉन्ड बनता हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी 13। क्या पूछा है देखिए, यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का पीएच दे रखा है 12 और हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP का पता करना है। ठीक है, अब देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, लेकिन दे क्या रखा है? पीएच, यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से डिग्रेड होगा Ba2+ और 2OH-, है ना। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर दे रखा हमें पीएच, वो कितना है? 12। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? POH निकालना है। तो POH कितना होगा? 14 - 12 = 2। तो इसका मतलब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होने वाली है? 10⁻²। क्लियर? अब देखिए BOH होल ट्वाइस डिग्रेड इनटू Ba2+ 2OH-। इसको S मान लो, इसको 2S मान लो। तो यहाँ पर 2S की वैल्यू कितनी है? OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, यानी 10⁻²। तो बच्चों S इक्वल टू हो जाएगा 10⁻²/2। क्लियर? अब हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इक्वल टू है S × 2S का स्क्वायर। ठीक, हो जाएगा बच्चों हमारे पास S कितना है? 10⁻² इंटू 2S कितना हमारे पास? 10⁻² का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14। Equimolar solution of the following substance were prepared separately. Which one of these will record highest pH? तो जहां जहां हाईएस्ट pH की बात होती है वहां मतलब बेसिक सोल्यूशन की बात होती है। तो इनमें से कौन सा बेसिक सोल्यूशन बनाएगा? क्लियर? अब देखो बच्चों यहां पर सबके साथ Cl है,
तो यानी HCl तो सब में कॉमन बनने वाला है, ठीक है। लेकिन अब मेटल देखिए, यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर बेरिलियम है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है और यहाँ पर बेरियम है। तो बच्चों यहाँ पर जो बेरियम है वो क्या बनाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और बेरियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसीलिए इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा होगा और बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से पीएच भी ज्यादा होगा। तो आंसर हो जाएगा ए। 15 यहाँ पर पूछा है कि एक बफर सोल्यूशन है जो कि प्रिपेयर हो रहा है NH3 से और NH4 प्लस यानी NH4Cl और जिसमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दे रखी है, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन है, बेस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और बच्चों सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी हमें दे रखी है और साथ में जो है दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम है, उसकी वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है। तो उस बफर सोल्यूशन का पीएच क्या होगा हमें मालूम करना। क्लियर। देखो बच्चों यहाँ पर बेस है और पूछा पीएच है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पीओएच निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम पीओएच निकालेंगे, पीओएच के बाद पीएच आराम से निकाल जाएगा। तो पीओएच किसी सोल्यूशन का पीओएच, किसी बफर सोल्यूशन का पीओएच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय बेस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, पीकेबी को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग केबी, ठीक है, प्लस लॉग, ठीक है बच्चों, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय बेस की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। अब देखो आगे देखो, माइनस लॉग केबी, तो केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 1.8 इंटू 10 की पावर -5, हो जाएगा माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 की पावर -5 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, देखो 0.2, तो हो जाएगा 0.2 बाई बेस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.3। क्लियर। ये जो माइनस में 5 है वो आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा +5 और माइनस देखो लॉग 1.8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.25 प्लस इस पूरे को सॉल्व करने से हमारे पास आता है बच्चों -0.176। क्लियर। अब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.75 माइनस 0.176, तो ये निकल के आ जाएगा 4.57। तो देखो बच्चों हमारे पास पीओएच कितना आया 4.57, तो पीएच कैसे मालूम करेंगे, 14 में से 4.57 को आप माइनस कर, तो बच्चों ये आ जाएगा 9.43। क्लियर। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहां पर क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच हमें दे रखा है 12 और इसका हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर। सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट हमें मालूम करना है। अब देखिए बच्चों बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस होने की वजह से इसका हमें पीओएच पहले मालूम करना पड़ेगा, लेकिन हमें दे क्या रखा है, पीएच दे रखा है। पीएच दे रखा है कितना, ये दे रखा है 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीओएच मालूम करेंगे, तो पीओएच इक्वल टू 14 माइनस 12 इक्वल टू 2, यानी पीओएच 2 है। अच्छा, पीओएच 2 होने का मतलब क्या हुआ कि जो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है 10 की पावर -2। क्लियर। ठीक। अब देखो बच्चों जो हमारे पास BOH होल ट्वाइस है वो कैसे डिग्रेड होगा, वो होगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, है ना। क्लियर। अब देखो B की सॉल्युबिलिटी को हम S मान लें, इसकी सॉल्युबिलिटी को हम मान लें 2S। तो बच्चों जो हमारे पास 2S की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, यानी 10 की पावर -2। तो जो हमारे पास S होगा वो होगा 10 की पावर -2/2। क्लियर। अब देखो सॉल्युबिलिटी
कांस्टेंट हमें निकालना है कि sp इक्वल टू जगह s इंटू 2s की पावर 2 यानी स्क्वायर। तो s हमारे पास कितना है 10 की पावर -2/2 इंटू 2s 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया था मुझे लगता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। क्लियर। 18 यहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है मोल पर लीटर में। अगर हमारे पास इतनी कंसंट्रेशन में सॉल्ट हो और इतनी कंसंट्रेशन में कोई एसिड हो, तो सॉल्ट और एसिड इसका मतलब है बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन के पीएच को पहले हम मालूम करेंगे, पीएच से हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे मालूम करते हैं, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाई जो pKa है, pKa है इसको मैं माइनस लॉग Ka भी लिख सकता हूं, है ना, आपको मालूम है फॉर्मूला। ठीक, तो हम लिखेंगे माइनस लॉग Ka प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाई एसिड की कंसंट्रेशन। क्लियर। अब देखो माइनस लॉग के की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ऐसा एक क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था। प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.2 और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। क्लियर। तो अब देखिए बच्चों इक्वल टू ये जो -5 है ये प्लस में आ जाएगा, +5 माइनस लॉग 1.8 के लिए वैल्यू कितनी थी 0.25 प्लस लॉग 2, यहां लॉग 2 आ जाएगा। क्लियर। आप देखिए बच्चों ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 4.75 प्लस और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो बच्चों हमारे पास आंसर हो जाएगा 5.051। ये हमारे पास पीएच आ गया है। अब बच्चों इसको हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास पीएच कितना था, हमारे पास पीएच आया हमारे पास 5.051, है ना। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम निकालेंगे इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ पीएच। ठीक है, इसका एंटी लॉग हमें निकालना है, एंटी लॉग ऑफ 5.051। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 9.0 इंटू 10 की पावर -6 मोल पर लीटर। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है एक बफर सॉल्यूशन है, और वो किसका बफर सॉल्यूशन है, बेसिक बफर है क्योंकि B- और HB है। तो उसका KB डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कितना दे रखा है 10 की पावर -10। इसका पीएच सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका POH निकालेंगे। POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, है ना, S/A लिख रहा हूं मैं, समझ जाना चाहिए। ठीक, आप देखो बच्चों PKB को हम क्या ले सकते हैं, PKB इक्वल टू माइनस लॉग KB। ठीक, तो हम इसको ले सकते हैं माइनस लॉग, और KB की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर -10 प्लस, अब देखिए बच्चों लॉग। ठीक, अब यहां पर पूछा है कि सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बेस की कंसंट्रेशन के बराबर है, इक्वल कंसंट्रेशन है, तो यहां पर हो जाएगा log 1। तो ये पूरा निकल के आ जाएगा बच्चों 10। तो हमारे पास POH आ गया 10, तो pH हो जाएगा हमारे पास 14 - 10 इक्वल टू 4। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 20 व्हाट इज द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ, ये देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया, दो सॉल्यूशन, एक हमारे पास HCl है और दूसरा हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों को मिलाने से OH की कंसंट्रेशन कितनी आएगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जब एसिड और बेस मिक्स करते हैं तो सबसे पहले उनका मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो HCl के लिए मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, HCl इक्वल टू
वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन, तो इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों 20 इनटू इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.05, तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसके लिए मिली इक्विवेलेंट कैसे मालूम करेंगे 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना हमारे पास 30 और इंटू 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन में 2 आयन देता है, 2 पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वल नहीं होगी, इसीलिए जो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 6। क्लियर, टोटल वॉल्यूम है वो आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 30 इक्वल टू 50 ml, है ना। तो अब हमारे पास एसिड और बेस को मिलाने से जो बचे हुए इक्विवेलेंट होंगे वो कितने होंगे 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 5। इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, यानी बेस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो कैसे करेंगे, बचे हुए इक्विवेलेंट को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 मोल पर लीटर, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए 21। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इतना दे रखा है, और इसके लिए हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो ये कुछ बफर के जैसा हमारे पास है ना बच्चों। तो देखो जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड है वो है बच्चों KH, KH इक्वल टू हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट यानी NH4Cl। ठीक है, और हमारे पास क्या दे रखा है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी Kb, तो Kb की वैल्यू दे रखी है 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 5। क्लियर, अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है KH इक्वल टू W बाई KB, तो KW की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 14 बाई KB की वैल्यू 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 5.65 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज लीविस एसिड, तो लीविस एसिड कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो लीविस एसिड कंपाउंड बनाता है, बाकी फास्फोरस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, दे आर लीविस बेस, तो आंसर विल बी ए। 23 देखिए बच्चों 23 में क्या दे रखा है Kp1 एंड Kp2, यानी ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और यहां पर पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास गैसेस प्रोडक्ट है। क्लियर, तो वो बोल रहा है कि Kp1 और Kp2 का रेशियो हमारे पास 9:1 है, और इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ X एंड A बी इक्वल, तो जो टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पर पहली और दूसरी रिएक्शन के लिए उसका रेशियो क्या होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है X और क्या बना रहा है बच्चों Y प्लस Z। ठीक है, तो X के लिए हमारे पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 1, तो इसके लिए है 0 और इसके लिए 0 है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा बच्चों हमारे पास अल्फा, ये भी अल्फा और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। क्लियर, अब देखिए बच्चों यहाँ पर टोटल मोल कितने हैं, टोटल मोल कितने हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, टोटल मोल हमारे पास कितने 1 प्लस अल्फा। अब देखिए बच्चों x के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा Px इक्वल टू इसके कितने मोल डिसोसिएट हुए 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल कितने थे 1 प्लस अल्फा। इसी तरह जो है पी वाई के लिए होगा हमारे पास अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। ठीक है, इसी तरह पी जेड के लिए होगा हमारे पास वाई करो अल्फा बाई 1 प्लस। ठीक है, तो ये इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कितने मोल डिसोसिएट हुए बाई टोटल, है ना। Kp1 है, यानी इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको कैसे लिखोगे आप Y की कॉन्सेंट्रेशन इनटू Z की कॉन्सेंट्रेशन बाय X की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किस फॉर्म में दे रखी है पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में दे रखी है, तो हमें P लगाना पड़ेगा। क्लियर, तो अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, देखो Py PZ बाई PX।
क्लियर। अब देखो सबकी वैल्यू हमें मालूम है। देखिए बच्चों इसके लिए हम के पी वन कैसे लिखेंगे, के पी वन इक्वल टू अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा पी इंटू अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा एन पी बाई 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, और ये भी हो जाएगा पी। क्लियर। तो इन सब के लिए पी वन है, तो पहली रिएक्शन है पी वन पी वन पी वन कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई के पी वन। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आ जाता है अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, और बाहर लग जाएगा पी वन बाई माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। क्लियर। ऐसे कर दो ब्रैकेट और ये पी वन। तो ये एक रिएक्शन के लिए हमारे पास के पी वन आ गया। अभी दूसरी रिएक्शन देखो, ए क्या बना रहा है 2b, ठीक है, इसके लिए 1, इसके लिए 0। इनिशियल एक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो बच्चों देखो इसके लिए भी टोटल मोल कितने होंगे 1 प्लस अल्फा। ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास पी ए है उसके लिए क्या होगा 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। क्लियर। और जो पी बी होगा बच्चों वो क्या होगा 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। ये इन दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये P2 और ये हमने P2 बार रखा। ठीक है। अब बात करेंगे हमारे पास के P2। ठीक है, तो 2b बाई यानी b का स्क्वायर बाई ए है ना। ठीक है, तो देखो कैसे आया हमारे पास 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों P2 बाहर आ जाएगा। ए के लिए कितना है 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। तो बच्चों देखिए पहले पेज में आए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, और उसके बाद हमारे पास ये आई है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे के पी वन बाई के पी टू, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू पी वन बाई 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी टू, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, और के पी वन बाई के पी टू कितना दे रखा है इन्होंने हमारे पास 9 बाई 1 इक्वल टू पी वन बाई 4 पी टू। समझ में आएगा क्या आंसर आने वाला है। तो बच्चों जो P1 बाई P2 होगा वो होगा 36 बाई 1 इक्वल टू 36:1। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड सोल्यूशन जिनका पीएच 3, 4 और 5 है, मिक्स होते हैं एक वेसल में, तो फाइनल जो सोल्यूशन आएगा उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। देखो बच्चों H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी, तो फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी को हम इस फॉर्मूले से पता करेंगे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर। अच्छा अगर मैं वॉल्यूम को सबका इक्वल वॉल्यूम है यानी V इक्वल टू 1 मान लूं, ठीक है, तो नीचे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं M1, तो केवल कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, तो M1 का यहाँ पे देखो बच्चों M1 है हमारे पास जिसका pH है 3, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -3। तो इसी तरह सबकी कॉन्सेंट्रेशन हम लिखेंगे, तो 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -5 बाई 3। क्लियर। तो बच्चों ये निकल के आता है 1.11 इंटू 10 की पावर -3 बाई 3, और ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3.7 इंटू 10 की पावर -4। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्या पूछा देखिए, यहाँ पर हमारे पास
एक वीक एसिड है जिसका यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है 1.0 इंटू 10 की पावर -5। 0.1 मोल ऑफ दिस एसिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। द परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों कितना परसेंटेज वो एसिड डिसोसिएट होगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो हमारे पास एसिड है H और A, ये जब डिग्रेड होगा तो क्या बनेगा बच्चों, H प्लस और A माइनस, है ना। एट इक्विलिब्रियम जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो A की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो। तो अब इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, Ka इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू एक माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बाई HA। ठीक है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्लियर, बाई HA। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें क्या पता करना है, H प्लस पहले पता करेंगे। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल टू Ka इंटू HA। ठीक है, तो Ka कितना हमारे पास दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर -5 इंटू HA कितना है 0.1। तो बच्चों हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 10 की पावर -6। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा अंडर रूट 10 की पावर -6 इक्वल टू 10 की पावर -3, है ना। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने मालूम कर लिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका अल्फा निकालेंगे, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता करेंगे। तो अल्फा इक्वल टू होता है आयोनाइजेशन कितना हुआ 10 की पावर -3 और टोटल मोल हमारे पास कितने थे 0.1। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 10 की पावर -2। ठीक, अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो 10 की पावर -2 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 1%। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 यहां पर पूछा है, कैलकुलेट द pOH ऑफ द सॉल्यूशन दैट कंटेन 1 इंटू 10 की पावर -10 हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 10 की पावर -10, यानी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी दे रखी है। तो बच्चों जब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -10 होती है तो उस सोल्यूशन का pH कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो जब pH 10 है तो हमारे पास pOH कैसे मालूम करेंगे, 14 माइनस 10 इक्वल टू 4। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों ये पूछ रहा है, देखो HCl की एक्वस सोल्यूशन में कितनी होगी अगर इसकी बिना एक्वस सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -8 मोल होगी। तो देखो हमारे पास जो HCl है वो डिग्रेड होगा, तो बच्चों क्या बनेगा H प्लस और Cl माइनस। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये दे रखा 10 की पावर -8। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके साथ वाटर भी मिला दें तो वाटर में भी H प्लस आयन होता है, H प्लस आयन NOH माइनस आयन। तो बच्चों अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस H प्लस आयन और इन दोनों के एडिशन से मिलकर बने, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहा है। क्लियर, तो देखो तो जो हमारे पास वाटर की H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है 10 की पावर -7। तो जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो होगी 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -8। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 1.1 इंटू 10 की पावर -7। तो बच्चों हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, नियर बाय बी के करीब करीब है। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट ए बफर। बफर हमेशा कब बनता है, जब हमारे पास वीक बेस हो और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट हो, या फिर वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए HNO3 HCl और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनका कभी भी बफर नहीं बनेगा। बफर बनेगा ए वाला ऑप्शन जिसमें HNO2 और NaNO2। HNO2 इज वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है बच्चों, जो हमारा सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप के जो कैटायन है उनका जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो H2S गैस पास करने से
उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। लेकिन ऐसा फोर्थ ग्रुप के लिए क्यों नहीं होता है? तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए। जो HCl है वो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है, इसीलिए बच्चों सेकेंड ग्रुप के कैटायन है वो आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सेलेनाइड और सोडियम टेलोराइड। तो यहाँ पर मैं सबका फॉर्मूला लिख दो, Na2O, Na2S, Na2Se और लास्ट में Na2Te है। तो बच्चों ये पूछ रहा है कि इन ऑक्साइड के पीएच का ऑर्डर क्या होने वाला है। सीधी सी बात है, देखो हमारे पास जब Na2O का हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम तो बच्चों बनेगा NaOH। तो यहाँ पर इसके साथ कोई और एसिड नहीं बनेगा, जबकि और कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करने से NaOH तो बनेगा, लेकिन साथ में जो है एक वीक एसिड भी बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर वीक एसिड बनेगा H2S, दूसरा जो है वीक एसिड बनेगा H2Se, तीसरा वीक एसिड बनेगा बच्चों H2Te, है ना। तो इनके हाइड्रोलाइसिस करने से NaOH के साथ साथ क्या बनेगा बच्चों, एक वीक एसिड बनेगा। ठीक है, जो इसका हाइड्राइड होगा। अगर मैं इन सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ का पता करूं, H2S, H2Se और H2Te, तो ऊपर से नीचे आने पर बच्चों जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है ना। ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो एसिडिटी बढ़ेगी तो ये इस बेस को उतना ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसका पीएच क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो सीधी सी बात है, Na2O से जो NaOH बना है उसको न्यूट्रलाइज कोई नहीं करेगा, उसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। ऊपर से नीचे आने पर धीरे धीरे इसके साथ जो वीक एसिड बना है उसकी एसिडिटी बनेगी, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ज्यादा होगी, तो उसका पीएच कम होता रहेगा। तो इसलिए बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा टी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 32। यहां पर एक बेस है जिसका हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, साथ में उस बेस की कंसंट्रेशन भी दे रखी है, और ये पूछ रहा है कि जब वो बेस डिग्रेड होगा तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो बच्चों जो हमारे पास बेस है वो है BOH, और BOH जब डिग्रेड होगा तो B+NOH माइनस में बनाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे BOH की कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.01। ठीक है, और हमें पता करना है बच्चों OH माइनस की कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो B+ की कंसंट्रेशन है वो OH माइनस की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। क्लियर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, B+ की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन बाय BOH की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो Kb की वैल्यू हमें दे रखी 1 × 10⁻⁻12 इक्वल टू, इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी, तो हम ऐसा मान सकते हैं यहाँ पर आएगा OH माइनस का स्क्वायर, है ना बच्चों, बाई BOH की कंसंट्रेशन कितनी है, दे रखी 0.01, तो OH माइनस का स्क्वायर इक्वल टू 0.01 × 10⁻⁻12 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए जब ये 2 पॉइंट इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻14, तो OH इक्वल हो जाएगा √10⁻⁻14 इक्वल टू 10⁻⁻7। तो 1 × 10⁻⁻7 विल बी द आंसर, यानी डी। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत। थैंक यू वेरी मच।